हाँ भाई, आइए इसमें बात करेंगे अपन। ऐसा है ना भाई, ये अपनी एक्स एक्सिस थी, ये अपना वाई एक्सिस था, ये अपना जेड एक्सिस था। अच्छा, अपना जो भी आर था आपको याद होगा, अपन ने ऐसे किया था, कुछ 2 यूं गए थे, 3 इस तरफ गए थे और 4 ऊपर गए थे। ये अपना 2 3 4 बन गया था। फिर अपन ने कोशिश करके इस पे, ठीक है ना, इस पर अपन एक क्यूब बना लिया था। याद आ गया आपको? जितना मुझे याद है कुछ ऐसा क्यूब बन गया था अपना, है ना। लीजिए साहब, ये ऐसा कुछ क्यूब बन गया था। एनीवे, ये जो भी क्यूब बना था, इसमें अपन ने जब इसको मिलाया था तो ये आर बना था। ये अपना आर था, आर वेक्टर, सही है। अच्छा, ये जब अपना आर वेक्टर था तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आप इसको मिलाओगे तो यहाँ 90 डिग्री फॉल होगा, सही है ना भाई। अच्छा, जिनको ये ध्यान है, अपन एक काम कर रहे हैं, तब तक मैं इस आर वेक्टर को थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, बाहर लेकर आ रहा हूँ। बस मैं सिर्फ इस डायग्राम को बाहर ला रहा हूँ, देख लिया। अगर मैं इसको बाहर लेके आता हूँ तो ये 90 डिग्री है और ये ऐसा है, ये आर है अपना, ये 90 डिग्री है। ये हालांकि लग नहीं रहा 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री है, सही है। तो ये 90 डिग्री को मैं बाहर ले आया हूँ। अच्छा, इसमें ये आर वेक्टर है, ये आगे जा करके अपनी एक्स एक्सिस बन जाएगी। अच्छा, इस पे हर यूनिट दूरी पे एक आई कैप दूर कवर होता जा रहा है। अच्छा, एक बार के लिए आपको ये बता देता हूँ कि जब अपना, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होगा, तो ये अपना एक्स वाई जेड एक्सिस है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ठीक है। ये कुछ हद तक ऐसा है। अच्छा, इस पे ये अपना आर है, ये अपना आर वेक्टर है, ठीक है भाई, ये अपना आर वेक्टर है। एक सेकंड, एक पेन देना, ठीक है, हाँ देना देना पेन। हाँ भाई, ये अपना आर वेक्टर है। कुछ ये थोड़ा सा और स्लांट मान लेते हैं, ये कुछ आर वेक्टर है, देख लिया। ये आर वेक्टर जो है, ये अपने एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, ये अल्फा बनेगा, ठीक है। ये जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, ये गामा बनेगा, जेड के साथ गामा। और ये वाई एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ये बीटा बनेगा, ठीक है। तो ये अल्फा, ये एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ होना चाहिए था, तो अपने क्या फंस नहीं रहा, ठीक है। तो आप काम निकाल लेना बस ऐसे, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, सही है। ये वाला अपना गामा एंगल है, तो अल्फा बीटा गामा है। तो बेसिकली जब हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये वाले के अंदर, इसके अंदर, तो ये थोड़ी सी दिखने में मुश्किल हो जाता है। ये वाला एंगल अल्फा है। अच्छा, ये जब वाई एक्सिस के साथ बनाएगा तो ये बीटा एंगल बनाएगा, और ये जब इस वाले के साथ एंगल बनाएगा दैट विल बी गामा। ये जो अल्फा बीटा गामा बनाएगा, डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन एंगल। अब ये अगर डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं, तो ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल अल्फा हो गया, माने ये वाला एंगल अल्फा हो गया। ये अपनी क्या है? एक्स एक्सिस है, सही है ना भाई। अच्छा, ये अगर अपनी एक्स एक्सिस है तो अब इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे अल्फा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस पे अल्फा एंगल बनाते ही इसकी खुद की लेंथ अपने आप में मॉड आर हो गई। मॉड आर होते ही ये जो इस पे प्रोजेक्शन गिरा, ये मॉड आर कॉस अल्फा हो गया, ये मॉड आर कॉस अल्फा हो गया। अच्छा, इसकी लेंथ अगर मॉड आर कॉस अल्फा हो गई, तो जो जब आप इसका वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, तो मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप हो जाएगा। याद है ना, क्योंकि ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये तो इसकी लंबाई है मॉड आर कॉस अल्फा, और एक्स एक्सिस पे चलने के कारण इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो आई कैप होगा। तो एक्चुअल में कोई भी कैसे, देखो ये जो है ना, अब ये मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप क्या चीज है? ये मॉड आर कॉस अल्फा, ये यहां से यहां तक की दूरी है। मॉड आर कॉस अल्फा क्या चीज है? यहां तक की डिस्टेंस है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जिस दिन आपने ये प्रोजेक्शन इस पे डाला, जेड एक्सिस पे डाला, तो अब की बार ये 90 डिग्री यहां बनाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड आर कॉस बीटा गामा, ठीक है। और जेड एक्सिस की वजह से के क्या है, तो जब आप आर वापस लोगे तो आर वेक्टर कैसे वापस आएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस मॉड आर कॉस बीटा जे कैप प्लस में मॉड आर कॉस गामा के कैप। ये हुआ आई कैप एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, ये वाई एक्सिस को और ये जेड एक्सिस, और तीनों का प्रोजेक्शन मिलकर के वापस आर दे रहा है। तीनों का प्रोजेक्शन मिलकर के मुझे आर वेक्टर दे रहा है। ये बात तो पकड़ में आती है। अच्छा, अब जिन्हें ये बात समझ में आती है, ये धीरे धीरे और पक्की होती है कि धीरे धीरे आप में से किसी को अगर ये कंफ्यूजन है, आई कैप जे कैप के कैप अच्छे नहीं लग रहे सर, सब समझ में आएगा। जिनको ये समझ में आया उन्हें पता है इस पूरी कहानी में से अभी कुछ कॉमन आ रहा है।
मॉड आर। मॉड आर अगर कॉमन आ रहा, 2 से डिवाइड लगा दूं तो ये अपने आप में आर वेक्टर अपन मॉड आर वेक्टर हो गया। इसका मतलब क्या बन गया, आर कैप। तो आर कैप इज इक्वल टू हो गया कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस में कॉस गामा के कैप। अब तब तक मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैंने अभी अभी आपको बताया था अल्फा जो है वो अपने आप में एंगल बिटवीन, ठीक है ना, आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस है। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, बीटा जो है वो अपने आप में एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वाई एक्सिस, याद आ गया। और अपना जो गामा है वो अपने आप में एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड जेड एक्सिस है। यहां तक मेरे को नहीं लगता कोई परेशानी आएगी। और मैंने इनको नाम दिया था डायरेक्शन एंगल, याद रहेगा आपको। तो दीज ऑल आर डायरेक्शन एंगल्स। पहले तो ये पकड़ लो कि डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं। अच्छा, जैसे ही डायरेक्शन एंगल बने तो डायरेक्शन एंगल के आगे कॉस बेटा, क्योंकि डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा है, तो इनका जो भी कॉस होगा वो इनका कोसाइन हो गया। तो ये अब डायरेक्शन एंगल ना बन करके क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये डायरेक्शन कोसाइन में आ गया। इसका मतलब यू आर टेकिंग आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन नाउ। अच्छा, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है इसमें हम लोग कॉस अल्फा को जानबूझ करके एल बोलते हैं। पार्टिकुलरली सारी दुनिया में एल के नाम से पुकारा जाता है, याद रखना। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल, कॉस बीटा इज इक्वल टू एम, और ये कॉस गामा इज इक्वल टू एन। तो ये बेसिकली आर कैप इज इक्वल टू बना एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस में एन के कैप। और ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, दे ऑल आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। सही है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। किसी टाइम में मैंने अपने आप से पूछा था, या अपने टीचर तो मिलते ही नहीं थे, ठीक है, तो अपने दोस्तों से पूछा यार डायरेक्शन कोसाइन क्यों होते हैं, डायरेक्शन टेंजेंट क्यों नहीं होते, ठीक है ना। हाँ भाई, कोई लॉजिक, डायरेक्शन टेंजेंट क्यों नहीं होते। इसका प्रोजेक्शन देता ही कॉस है, टेंजेंट के अपने घर से लगा लूंगा, नहीं है। तो डायरेक्शन जब बनता ही कॉस में है तो डायरेक्शन कॉस में आएगा तो कोसाइन ही बोलेगा बेचारा, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। कोई डायरेक्शन टेंजेंट नहीं होता, कोई डायरेक्शन साइन नहीं होता। तो पहली बात तो ये डायरेक्शन एंगल, ये अपने आप में बन गया डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, इनका नाम पड़ गया ये। और एक इंटरेस्टिंग बात, इसको देख करके कितने लोग ये बात समझ जाएंगे कि ये जो कुछ भी लिखा है इससे कोई भी समझ सकता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे कैसे कैसे, क्या आपको पता चला? नहीं पता चला। दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, मॉडुलस लेते ही आपको पता है आई कैप जे कैप एम के कैप का मॉडुलस कैसा आता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और मॉड आर कैप माने यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का कैप, यूनिट वेक्टर का मॉड 1, इसीलिए 1 होगा। और ये अपने आप में अद्भुत आइडेंटिटी है साहब, गजब। मतलब आपको पता नहीं है 3D का बेस और कम से कम अगले 100 क्वेश्चंस की जान, ये है सबसे शानदार चीज। डायरेक्शन कोसाइन का ये अपने आप में रिलेशन है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। रिमेंबर वन थिंग, इससे दो बातें कुछ लोग समझते हैं। एक इनडायरेक्ट वे में समझ गए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। सोचने में आ गया होगा, उम्मीद है आपको। अच्छा, कई लोग यहाँ से ये भी समझ जाते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। आइला कैसे? हर कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर माइनस वाले सारे इधर भेज दो और 1 को उधर बुला दो। नहीं आया? हाँ, ये सब रिलेशन है, ये सब जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आपको अल्फा बीटा देगा, गामा पूछेगा। अगले चैप्टर की शुरुआत में अल्फा बीटा देगा, गामा पूछेगा, ठीक है। कम से कम शुरू के जो बेसिक क्वेश्चन है उनकी पहले क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज में से एक है। अच्छा, जिनको ये बात समझ में आ गई और आ गया तो वापस आ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब आप एक और बात सुनिएगा। आपने ढंग से देखा कि जब तक आर वेक्टर था तब तक कुछ नहीं, लेकिन जैसे आर वेक्टर का आर कैप बना तो जो आई कैप के आगे बैठा था वो एल बन गया, एल बना। अच्छा, कई लोग यहां पे भी एक और बात समझे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते जाओ चुपचाप बड़े ध्यान से। आर वेक्टर अपने आप में किस किस के मिलने से बना? मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप, मॉड आर कॉस बीटा जे कैप, मॉड आर कॉस अल्फा के कैप, इनसे मिलके बना आर वेक्टर बना। अच्छा, जिसमें आपको यह पता होना चाहिए कि मॉड आर कॉस अल्फा कौन है। इट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। क्या ये बात सही है? अच्छा, मॉड आर कॉस बीटा कौन है? प्रोजेक्शन ऑफ, हाँ, तो अब मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, ठीक है। फाइनली ओवरऑल रिमार्क में पहला रिमार्क ले रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू में मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस में कितना, मॉड आर
कॉस बीटा जे कैप प्लस में कितना मॉड आर कॉस गामा के कैप। लिख दूं भाई? ये लिखने के बाद मैं इसके नीचे लिख रहा हूं इट इज प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। सही है? ये अपने आप में प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। सही है? इट इज प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस। इसका मतलब कई बच्चे अब इसे ऐसे समझे हैं कि लिखने में जरूर एकदम अजीब सी बात है, ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ थियोरेटिकल लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समझने वाले इसे ऐसे भी समझते हैं कि अच्छा सर, अगर आर वेक्टर बराबर में कल को किसी ने मुझे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप दे दिया और किसी ने पूछा कि बताइए इस आर वेक्टर का एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन कितना है, तो मेरा आंसर होगा 3। किसी ने पूछा वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन कितना है, तो आंसर इज -4। -4 बताता है कि आपने प्रोजेक्शन, हाँ, अब अगर वाई एक्सिस आप आगे मान रहे हैं तो ये पीछे की तरफ प्रोजेक्शन है, नहीं है? और अगर बाय द वे के कैप है तो प्रोजेक्शन अपसाइड 1, अरे 1 है, प्रोजेक्शन 1 है। ये बात समझ में आई? हाँ भाई, अब आप में से कई लोगों को जिनको ये बात समझ में आ गई कि प्रोजेक्शन का मतलब, अच्छा ये जो ये आई जे के आगे लिखे होते हैं ये प्रोजेक्शंस लिखे होते हैं। अब तक अपन बहुत बार सुनता है, ठीक है? अच्छा वापस पूछूं आपसे एक सिंपल सी बात, कोई बताइए इस वेक्टर के अंदर प्रोजेक्शन माने मैंने क्या बताया था, क्या होता है? परछाई। ऊपर से डालेंगे, जब अपन ऊपर से डालेंगे तो एक्स एक्सिस से परछाई गिरेगी, सामने से डालेंगे तो पीछे वाले पर्दे पे परछाई गिरेगी, और इधर से डालेंगे तो इधर वाले पर्दे पे परछाई गिरेगी, ठीक है ना? और हर किसी के लिए जैसे ऊपर से डाली तो आर कॉस अल्फा, सामने से डाली तो आर कॉस बीटा, इधर से डाली तो आर कॉस गामा, और तीनों मिलकर के वापस अपने को आर वेक्टर देते हैं, ठीक है? ये थोड़ा इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा क्रैकिंग है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा सेकंड पॉइंट सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग। कोई अगर इसको देख रहा है तो इसको देख करके मुझे इसका आर कैप बताए। आर कैप कैसे बनाते हैं? आर वेक्टर अपॉन मॉड आर से। सही है भाई, ऐसा परेशान मत हो, मैं आपको पूछूंगा जरूर, आपको एक बार पीछे लेके जाऊंगा, फिर मैं खुद ही ले आऊंगा, चिंता मत कर भाई। अब आर वेक्टर अपने आप में लिखा है 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस में कितना k कैप, सोच लिया? अच्छा इसका मॉड आर बोल दो आपको, अंडरूट 9 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो गया? अंडरूट 26। तो भी लिख देता हूं, फिर भी 9 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है ना भाई? जिसमें आप में से कई लोगों ने बोला 1/√26, सोच लिया? इंटू में 3i कैप प्लस माइनस का कितना 4j कैप प्लस में k कैप। इतनी दूर तक समझ में आ रहा है आपको? अब मैं जैसे ही इसको लिखा, लिखते ही मैं तुरंत समझ गया कि इस आर वेक्टर के लिखते ही मुझे पता चल गया L बराबर हो गया 3/√26। सोचो आराम से, नहीं आया? अच्छा जिनको ये बात समझ में आ गई वो m पे आ जाओ। m बराबर हो गया -4/√26, पक्की बात है? अच्छा n की वैल्यू बन गई 1/√26। सोचते जाओ आप तो। जिनको ये बात समझ में आ गई, मैं अब आपको दूसरी बात बताता हूं। किसी ने अगर मेरे से पूछा एलिमेंट समझ गए, माने ये कि इसके डायरेक्शन कोसाइन, मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन लिख गया, नहीं आया? जिनको डायरेक्शन कोसाइन पकड़ में आ गया वो दूसरी तरफ चलो, रेडी? अब अगली बात सुनना। किसी ने मेरे से पूछा कि बताइए सर ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, तो मैं उसे बताऊंगा कि जिसे तू एल लिख रहा था वो बेसिकली कॉस अल्फा था, और एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√26। माने ये इट इज एंगल मेड बाय आर वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप बता सकते हैं एंगल मेड बाय आर वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस, एंगल मेड बाय आर वेक्टर फ्रॉम जेड एक्सिस। अब मेरे को लगता है कि आप वेक्टर के अंदर काफी दूर तक एक एक बात समझने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा आप में से किसी को बताइए 3 - 4k कैसे आया होगा? आया कैसे होगा? कोई 3 यूं चला होगा, 4 पीछे चला होगा, 1 ऊपर गया होगा, तब जाके आया होगा। अच्छा कोई बता सकता है कि स्पेस में इसके कोऑर्डिनेट रहे होंगे 3 - 4 and 1, 3 - 4 and 1 आया? तो आप में से किसी को अगर पता है कोऑर्डिनेट बोलते ही 3D बोल रहा हूं मैं, और जैसे ही उसे वेक्टर में बदल रहा हूं तो वेक्टर में आ गया। इसका मतलब 3D एंड वेक्टर आर अटैच्ड टू ईच अदर, ठीक है ना? 3D एंड वेक्टर आर कॉम्प्रिहेंसिवली अटैच्ड टू ईच अदर, बुरी तरह से एक दूसरे के अंदर है, आपको बस देखना आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप तो कॉपी करना चालू कर देना। एंगल मेड बाय
ठीक है, आर वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, एंगल मेड बाय आर वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस। हालांकि मैं कुछ एक जगह पे थोड़ा परेशान हो सकता हूं, क्योंकि आप फिजिक्स के लिहाज से पूछते हो कई चीजें, ठीक है। जैसे आप आ जाते हो वही mg cos अल्फा mg cos थीटा है, और उस पर आ जाते हो आप तो कि इधर का इसका वो क्या बोलते हैं, है ना, कंपोनेंट, है ना, हाँ लो ना। आप में से कोई एक बार थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लिखते लिखते भी रिवाइज कर ले कि नॉर्मली आर वेक्टर दिया जाता है, आर कैप बनते ही, है ना, वो अचानक से अपने एलिमेंट में बदल जाता है, नहीं है। देखो ये आर वेक्टर दिया है, जैसे आपने आर कैप बनाया तो आर कैप बनाते आपको मॉड आर से डिवाइड करना पड़ गया, मॉड आर से डिवाइड करते ही ये एल बन गया, एल 3/√26, ये एल बन गया, और ये एम बन गया, और ये एन बन गया। तो आप में से कोई अगर कभी भी पूछा जाए तो जवाब दे पाएगा कि एलिमेंट कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, आर कैप बना दो, आर कैप बना दो। तो इसका मतलब ये कि सर जब भी आर कैप होता है तो एलिमेंट होते हैं, और जब आर वेक्टर होता है तो एक्स वाई जेड होते हैं, आर वेक्टर होता है तो एक्स वाई जेड होते हैं। जब आर कैप बन जाता है तो एलिमेंट बन जाते हैं, और जब आर वेक्टर बनता है तो एक्स वाई जेड हो जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट अपने आप में कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, तो एक्स वाई जेड कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब आप तीन चीजों पे भिड़ो, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस, और एक और चीज आ गई डायरेक्शन एंगल ना, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज, याद रहेगा, है ना। इसका मतलब एक्स वाई जेड अपने आप में रेशियो है, डायरेक्शन रेशियोज, है ना ये। लेकिन ये वाली बात अब मैं 3D में बताऊंगा, ठीक है, 3D में ही बताऊंगा, अभी से बता के चलूंगा, बार बार रिपीट करूंगा और बस वहां जाके लिखाना है अपने को, ठीक है। अच्छा तब तक आते हैं डायग्राम पे। एक और चीज सुनो आप, एक इंटरेस्टिंग बातें, इनमें बहुत बातें निकलेंगी, ठीक है। पहली बात देखो, सुनो कि सर आपने जब सर उसका डायग्राम बनाया था तो आपने जानबूझ के एक ही वेक्टर, एक ही पॉइंट लिया और उस पर आपने क्यूबॉइड बना दिया, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता ना, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। तो पास वाले दोस्त के दिमाग में आ सकता है नॉर्मली फिर होता कैसे, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसा होता है ना, वेक्टर तो ऐसे होता है भाई, नॉर्मली वेक्टर ऐसा होता है। बाद में क्या करते हैं हम, तो इसके दोनों सिरों को जोड़ते हैं और अटैच करके उसके पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो नॉर्मली तो वेक्टर अपने आप में कोई एक लाइन सेगमेंट होता है ना सर, और अगर लाइन सेगमेंट होगा तब आप कैसे सोचोगे ये सब, तब भी सोच पाएंगे, मतलब तब क्या डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह पॉसिबल है। मैंने कहा हर चीज हर जगह पॉसिबल है, वेक्टर में हर चीज अटैच है, कुछ भी ऐसे ही बस ऐसे ही उठा के नहीं, फ्लूक नहीं है, मतलब ये ए है, ये बी है। अब अपना देखो एरो किसकी तरफ है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर है तो इसको बोलेंगे ए बी वेक्टर। अगर ये ए बी वेक्टर है तो इट इज नोन एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सही है। लेट्स से कि अपना जो ए वेक्टर है ना, उसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं x1 y1 z1, सही है। बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं x2 y2 z2, सोच लो आप, तो सोच लिया x2 y2 z2। तो अपने लिए b माइनस ए बोलते ही ऑटोमेटिकली दुनिया में आ गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस में कितना z2 माइनस z1 k कैप। आराम से सोचिए, ये बात सही है। जब तक i कैप नॉर्मल ए बी वेक्टर है, जब तक ये नॉर्मल ए बी वेक्टर है, ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो है, नहीं आया समझ में। अब जैसे ही मैं इसे इसका ए बी कैप बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ए बी कैप। ए बी कैप के लिए मॉड का डिवाइड लगाऊंगा, मॉड का डिवाइड लगाते ही मैं इसको लिखूंगा ए बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए बी, मॉड ए बी लिख दूंगा। तो देखिए साहब दिखने में थोड़ा भयानक लगेगा लेकिन होगा नहीं, ठीक है। क्या लिखना है, एज इट इज, इसी को दोबारा लिख रहा हूं। ऊपर ए बी वेक्टर को लिखने का मतलब है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में कितना y2 माइनस y1 j कैप प्लस में कितना z3 माइनस z2 माइनस z1 इंटू k कैप बराबर अपॉन में मॉड ए बी, मॉड ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, मॉड सुनते हैं अंडर रूट,
फिर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, सोच लिया आपने। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर, जो कि पिछला वाले जैसे ही है बिल्कुल। अब ये जैसे ही अंडर रूट अपना वैल्यू देगा, हर किसी में डिवाइड लगेगा, और जैसे पहले में डिवाइड लगेगा इट बिकम्स l, दूसरे में डिवाइड लगते ही वो m, और ये वाला m, माने वापस वही खेला चालू होगा। लेकिन इस पूरी कहानी में जिस कहानी ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो था मॉड ab। सही है, मॉड ab का मतलब a और b के बीच का डिस्टेंस, सोच लिया, एंड इट इज नोन एज मॉड ab वेक्टर। सोच लो आप, तो जैसे मैंने मॉड ab वेक्टर लिखा तो मॉड ab वेक्टर इज इक्वल टू में मैंने लिखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये बात सही है, लेकिन आप में से कही होगी नजर पड़ी सर ये डिस्टेंस फार्मूला है, हाँ के ना। अच्छा ये डिस्टेंस फार्मूला इन 3D है, अभी 3D में डिस्टेंस फार्मूला बन गया, लेकिन आपकी नजर में डिस्टेंस फार्मूला इन 3D है, मेरी नजर में डिस्टेंस फार्मूला इन 3D इज अटैच्ड विद, बड़े ध्यान से सुनना, आप में से कईयों को अभी भी ध्यान होगा कि जो आई कैप के आगे लिखा था वो था मॉड आर कॉस अल्फा, और मॉड आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये कि जो डिस्टेंस फार्मूला 3D में होता है उसमें x2 माइनस x1 इज प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस है। क्या ये बात समझ में आया? का होल स्क्वायर, अगले में लिख देता हूं प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस का स्क्वायर, सोचा, और प्लस में कितना प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस का स्क्वायर, सोचो। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन देने वाला ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि लेट्स से अ वेक्टर हैव अ प्रोजेक्शन on x axis is equal to 90, on y axis is equal to 20 and on z axis is equal to 21. Find the length of the vector. नहीं आया, find the length of the vector। तीनों का प्रोजेक्शन दे दिए तो आपको लेंथ ऑफ वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आ गई आपको? हाँ, तो याद रखना ये x2 माइनस x1 इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन, ठीक है ना, इसको जरूर संभाल के रखिएगा, ये काम आएगा। ठीक है, अब अपन ने ढंग से इसकी ऑटोप्सी कर दी, ठीक है। अगला टाइटल डालिएगा कोलिनियर वेक्टर्स। अंडर रूट में प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस का स्क्वायर, प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का स्क्वायर, प्रोजेक्शन ऑफ जेड एक्सिस का स्क्वायर। आते हैं अगले टाइटल की ओर, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, हाँ भाई, कोलिनियर वेक्टर में लिखिएगा सबसे पहले। अच्छा ये कॉपी कर रहे हैं, two vectors are said to be collinear if their line segment, two vectors are said to be collinear if their line segment is parallel irrespective of their direction. Two vectors are said to be collinear if their line segment is parallel irrespective of their direction. ठीक है भाई, irrespective of their direction, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, दो वेक्टर अपने आप में कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं कि
अगर आप ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर को देख रहे हैं तो ये दोनों अपने आप में एक लाइन में हैं, लेकिन साथ में गौर से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। अच्छा, यही अगर बाय द वे ऐसे दो वेक्टर होते हैं कि ये ऐसा होता और दूसरा सामने से ऐसा होता, तो क्या ये कोलिनियर नहीं होते? क्या होते? माने दोनों ही केसेस में पैरेलल होते हैं। और पैरेलल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में भर जाना चाहिए कि अगर ये वाला वेक्टर अगर ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर है, ये ए है और ये बी है, तो दोनों ही केसेस में ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है इन बोथ द केसेस। ये बात सही है। और ए वेक्टर बराबर में बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर। याद आया? अच्छा, अगर लैम्डा इज पॉजिटिव देन दे आर नोन एज लाइक वेक्टर। तब तो ये लाइक है, लाइक माने सेम डायरेक्शन में नहीं आया। और लैम्डा अगर कल को नेगेटिव आ गया तो हम समझ जाएंगे कि दे आर अनलाइक वेक्टर्स। बस दैट्स इट। सही है? हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आइएगा, नेक्स्ट सुनिएगा, है ना। ये सब अपन जो भी कर रहे हैं बहुत प्राइमरी स्टेज पे बस बेसिक डालते जा रहे हैं, दोबारा आएंगे ये सब चीजें उठ उठ करके। ठीक है, अगले पॉइंट पे आता हूं। नेक्स्ट, कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स लिख लिया? लिखिएगा, रुका हुआ ही हूं मैं। हाँ भाई, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, डैश डैश AN वेक्टर। ठीक है ना भाई? A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, डैश डैश AN वेक्टर आर कोप्लानर वेक्टर्स। आर कोप्लानर वेक्टर्स आर कोप्लानर वेक्टर्स if they all are parallel to same vector. Sorry, if they are parallel to coplanar vectors, if they are parallel to same plane, if they are parallel to same plane, if they are parallel to same plane. ठीक है भाई? हाँ भाई, हालांकि ये सब बुकिश लैंग्वेज लिखा रहा था कि मैं अपने सर पे कुछ भी नहीं लेना चाहता। ठीक है, बाकी समझाने समझने में तो हर बच्चे को इतना डिटेल में सब पता होता है, उसको खुद को आइडिया होता है एक प्लेन में मिलने वाले सभी वेक्टर कोप्लानर वेक्टर हैं। इसका मतलब ये कि जैसे ये प्लेन है, प्लेन तो जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इसमें मैं कहीं पे भी लाइनें खींच दूं, कितनी भी लाइनें खींच दूं, किसी भी डायरेक्शन में खींच दूं, सारी लाइनें एक ही प्लेन में है और सारी लाइनें जब तक एक ही प्लेन में है तो दे आर कोप्लानर्स। और इनके नाम जैसे ये A1 रहा, ये A2 रहा, ये A3 रहा, ये A4 रहा, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। दे ऑल आर इन द सेम प्लेन, सो आई कॉल इट देम कोप्लानर वेक्टर्स। ये बात समझ में आई? बस ऐसा एक डायग्राम बना देना, A1, A2, A3, A4 ऐसा वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सब सेम प्लेन में, तो एक कर काम की बात बताता हूं। हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है। हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है। अभी से इस बेस को डाल लो। हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है जो इस प्लेन में पाए जाने वाले हर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर बाय द वे मैं इस हथेली पे कितने भी तरीके से पेन सजा लूं, कैसे भी पेन सजा लूं, राइट है ना भाई? मैं जैसे भी कैसे भी करके पेन रखूंगा, हर पेन के ये वाला जो चौक होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर निकलेगा। ऑब्वियस ही बात है। जैसे आप इसके सामने बैठाओगे तो यहां परपेंडिकुलर निकलेगा, यहां पे ले जाओ तो यहां परपेंडिकुलर निकलेगा, ग्रीन वाले के पीछे लेके जाओगे तो ग्रीन वाले के पीछे निकलेगा। माने हमारे को यहां से पता चलता है क्या कि एक प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे उन सबके एक वेक्टर ऐसा होगा जो हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सही है? और ये जो एक वेक्टर ऐसा जो पूरे प्लेन में, प्लेन के परपेंडिकुलरली अपसाइड है या डाउन साइड है, व्हाटएवर, ये जो इसके हमेशा परपेंडिकुलर है, इट इज नोन एज नॉर्मल वेक्टर। वी कॉल इट एन वेक्टर। हम इसको एन वेक्टर के नाम से पुकारते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? तो हर प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, सही है, जिसको हम लोग किसके नाम से पुकारेंगे? एन वेक्टर। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेना एन वेक्टर, और एन वेक्टर इज इक्वल टू में लिख लीजिएगा नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन।
सही है? हाँ भाई, अब इसके बाद में आगे लिखेगा डायग्रामेटिकली ए वेक्टर, A1 वेक्टर, कॉमा, ये मैं यहां लिख रहा हूं A2 वेक्टर, कॉमा A3 वेक्टर, डैश डैश AN वेक्टर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू N वेक्टर। ये जितने भी हैं सबके सब N वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे। इंप्लाइज A1 वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू में A2 वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू में A3 वेक्टर डॉट N वेक्टर, डैश 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 इक्वल 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 इज इक्वल टू में AN वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू 0। ये सब 0 होंगे, सही है? और ये सब के सब क्या होंगे? इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सबका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है, सही है? हाँ, ये अभी से ही आप बांधते चलो, ये छोटी छोटी हरकतें, ये सब काम आने वाला है और यही सबसे ज्यादा काम आने वाला है। आईआईटी तो 100% 3D के अंदर 3 क्वेश्चन, वेक्टर में 3 क्वेश्चन देके ही रहता है, इससे ज्यादा ही देता है। माने 6 क्वेश्चन हर साल के लगभग पक्के होते आ रहे हैं और जैसे जैसे ये ईयर वाइज आगे बढ़ते आ रहे हैं, ये कुछ एक चीजों को कम करते आ रहे हैं और कुछ एक चीजों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कैलकुलस के अंदर फंक्शनल इक्वेशन पे बहुत लोड दे रहे हैं, अब ये फंक्शन नहीं देते, ये फंक्शनल इक्वेशन देते हैं ताकि आधे से ज्यादा बच्चे तो बाहर हो जाएं, क्योंकि हमारे को पता है कि फंक्शनल इक्वेशन में सोचना ही बहुत मुश्किल है और आसान भी है अगर बाय द वे कोई कमजोरी छोड़ दे तो, ठीक है? तो बहुत जल्दी सो जाते हैं। जैसे बच्चे समझ जाते हैं देखते ही कि अगर बाय द वे कोई फंक्शन है जिसका f0 1 है और जिसका f' 0 0 है, ठीक है ना? f0 1 है और f' 0 0 है, तो तुरंत समझ जाता है बच्चा कि वो जरूर cos x होगा, क्योंकि cos 0 1 है और उसका डिफरेंशिएशन, तो बच्चा सोच करके आंसर बना लेता है और आंसर हिट हो जाते हैं। ये मतलब हैबिट है। तो उसी तरह से वेक्टर भी एक आजकल बहुत प्रमोशनल चैप्टर है। एनीवे आगे बढ़े, ये लिख लिया आपने, ठीक है? हाँ भाई, अब इसके अंदर जब आपने ये लिख लिया, इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 पे आइएगा। इसको पॉइंट नंबर 1 दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 लिखेगा, लिखो। हाँ भाई, एक चीज मैं आपके फिजिक्स से उधार ले रहा हूं, ठीक है? मैं लिख रहा हूं यहां पे डायरेक्ट, ठीक है भाई? n वेक्टर इज इक्वल टू में प्लस माइनस A1 वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर अपॉन में मॉड A1 वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर। सोचो, कहीं सुना होगा आपने। n वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस A1 वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर अपॉन मॉड A1 वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर। ये आप लोगों ने सुना है कहीं? नहीं सुना? मरा दिया यार। ये ऐसी ऐसी बातें भी अगर बाय द वे नहीं सुनी है कोई बात नहीं है, ठीक है? लेकिन बस बताते जरूर जाना ये नहीं सुना है। हाँ, हम मैं इस भरोसे में रह जाऊं कि ये तो सब फिजिक्स में सुना हुआ है। अरे ऐसा नहीं होता, आपने सुना है, बस ये और बात है कि आप क्लिक नहीं कर रहे हो। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे कोई भी 2 वेक्टर हैं, ये A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है। 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, सही है? इनके बीच का ये एंगल थीटा है। तो देखिए साहब, एक्चुअल में कोई भी 2 वेक्टर जैसे ही आते हैं तो आपको पता है ना, हम जब थीटा निकालते हैं तो हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं, ऐसा। और ऐसा करने के बाद में ये थंब ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। आपको पता है ये इस तरफ यू समेटना क्या बताता है? इसका मतलब ये कि एक स्पाइरल बनेगा जो कि इस तरह से जाएगा। ये जो हाथों की उंगलियां है ना, ये बेसिकली स्पाइरल को दिखाती है कि आप हमेशा A1 से A2 की तरफ मूव करोगे तो अपसाइड होगा, अगर आप A2 से A1 की तरफ मूव करोगे तो डाउन साइड होगा। अच्छा, ये तो अपसाइड होगा, दैट विल बी अ परपेंडिकुलर वेक्टर, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, वो ऐसा बनेगा ना भाई। परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरह से बनेगा। अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर है तो दिस इज n वेक्टर, ये अपने आप में n वेक्टर है। अब देखो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है किसके? इसके या इसके? ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसलिए मैं कह सकता हूं इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90। तो A1 डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, A2 डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, और साथ में A1 क्रॉस A2 को ये शो कर रहा है। नहीं आया? अच्छा, क्योंकि अच्छा ये भी अब यहां पे भी थोड़ा ध्यान से सुनना है। जब तक मैंने इसे n वेक्टर लिखा तब तक ये A1 क्रॉस A2 को ही शो करेगा, लेकिन अगर मैंने इसे n कैप लिख दिया तो मुझे उसी का मॉड का डिवाइड करना पड़ जाएगा। नहीं आया? तो जैसे मैं इसको इसी के मॉड से डिवाइड करूंगा तो ये n कैप बन जाएगा। माने अब ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया, एक नॉर्मल वेक्टर बना और नॉर्मल वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर। नहीं आया? अच्छा,
ऐसे कितने वेक्टर होंगे? दो, एक अपसाइड और एक डाउन साइड, इसीलिए एक को प्लस और एक को माइनस का नाम दिया गया। अभी भी नहीं आया? अच्छा, तो याद रखना, जैसे अब मैं मान लो कुछ नाम दे लेता हूं, ठीक है? दिस इज आर वेक्टर, दिस इज एस वेक्टर। जैसे मैंने इसको शो किया, इट इज ए नॉर्मल वेक्टर। पहले तो आप एन वेक्टर का फार्मूला बोलो, आर क्रॉस एस। इसका वैल्यू क्या आ गया? आर क्रॉस एस। अब मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसका यूनिट वेक्टर बताओ, आर क्रॉस एस अपॉन मॉड आर क्रॉस एस। अगर मैंने अपसाइड रख रखा तो प्लस और ये डाउन साइड रख लिया तो माइनस। मेरे को लगता है इतना तो आता ही है, ठीक है ना? अगली क्लास किसकी? नहीं, अगली किसी की क्लास नहीं, मेरे को ध्यान है, मैंने आपका देख लिया। अरे मैं पढ़ा नहीं रहा, डोंट वरी, है ना? आपसे ज़्यादा भागने वाला आदमी है ना? मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मेरे से कुछ बच ना जाए, ठीक है? ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है? प्लस माइनस ये फार्मूला लिख लिया। इसके बाद में हालांकि बस मेरे को बस ये लिखवाना एक ये था, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, उतना लिख लें, है ना? लिख लो आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन, क्योंकि एक दो लाइन है उसमें कुछ नहीं, दम नहीं है, ठीक है? लिखिएगा फटाफट से, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या छोटी छोटी चीजें हैं, ये फिर मेरे को फिर परेशान करेंगी। ट्रायंगल ऑफ एडिशन किसी को ध्यान भी है क्या? क्या? If two sides of the triangle representing two vectors following each other, then the third side represents their vector sum. लिख लो फटाफट से, इसमें क्या है? If two sides of the triangle representing, if two sides of the triangle representing, if two sides of the triangle representing, if two sides of the triangle representing two vectors following each other, if two sides of the triangle representing two vectors following each other, then third side in opposite direction, then third side in opposite direction, then third side in opposite direction represents their vector sum, then third side in opposite direction represents their vector sum। ठीक है, बहुत मस्त चीज है साहब, बहुत काम की चीज है, ठीक है? उम्मीद है वैसे तो आपने जितने एक्सपेरिमेंट करने होंगे या तो कर लिए होंगे या बिल्कुल छोड़ दिया होगा, दोनों में से कोई ना कोई बात होगी। ये नाम है ए, ये नाम है बी, ये नाम है सी, सही है? ए से बी की ओर जाने वाले को मैं ये वेक्टर नाम दे रहा हूँ, ठीक है? अब इसी का पीछा करता हुआ दूसरा एरो होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए होना चाहिए। तो इसको अगर ए वेक्टर कहता हूँ, इसको अगर बी वेक्टर कहता हूँ, तो तीसरा काउंटर करता हुआ आना चाहिए, उनका उल्टा, तो ही इनका वेक्टर सम होगा। तो अगर देखा जाए तो इट इज सी वेक्टर, तो यहां से चिल्ला के बोला जाता है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन। दो वेक्टर एक दूसरे का पीछा करते होने चाहिए, तीसरा सामने से आता हुआ आना चाहिए। नहीं है, जो सामने से आएगा वो उनका वेक्टर को शो करेगा। अच्छा, जिसे मैंने ऐसे लिखा, ऐसे भी लिख सकता था, ध्यान से देखना, इसे मैं लिख सकता था ए बी वेक्टर, क्योंकि ए से बी की ओर गया, प्लस बी सी वेक्टर, बी से सी की ओर गया, इजिकल टू में कितना ए सी वेक्टर, बराबर है ना भाई? इसमें कोई डाउट? अच्छा, जैसे ये समझ में आता है, उसको एक और चीज पता होनी चाहिए कि ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और माइनस में ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। अरे ए सी को उधर ले गया। अच्छा, आपको यहाँ पे ये छोटे मोटे हरकत करनी आनी चाहिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो चार, अपने को ज्यादा डीप में नहीं लेके जाना। बी सी वेक्टर और माइनस ए सी वेक्टर माने सी ए वेक्टर इक्वल टू 0, सोच लिया? इसे पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं। पॉलीगॉन लॉ कब कहते हैं? जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए और बीच के सारे पॉइंट है ना ऐसे कूद कूद के घूम रहे हो। देखो, बी से बी, सी से सी और वापस ए से ए मिल जाए। इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये कि दुनिया में कभी भी कितने भी वेक्टर हो, ठीक है, अगर आपने ये लिख दिया, जैसे लिख दिया ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर प्लस में सी डी वेक्टर प्लस में डी ई वेक्टर और फिर वापस आपने ई ए वेक्टर लिख दिया, तो ये आंख का अंधा भी बता देगा कि 0 होगा। नहीं आया समझ में? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर, जिससे शुरू हुआ उसी पे खत्म हो जाए तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऐसा हुआ, ये खत्म ही तभी होगा जब पॉलीगॉन लॉक हो जाए। नहीं आया समझ में? पॉलीगॉन लॉक हुआ है, लॉक, तभी ये 0 बना। कहानी पकड़ में आई? हाँ, ये वेक्टर डायग्राम बहुत काम की चीज है। इसी के दम पे तो लोगों ने किसी टाइम पे वाइब्रेशन लेस मोटरसाइकिल, जी व्हीकल, जितना मैकेनिक्स है, जितना मैकेनिकल है, सब इसी के दम पे खड़ा किया, ठीक है?
क्रैंकशाफ्ट से, पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में आने वाला थ्रस्ट माने उसका फोर्स, ठीक है, उसको वेक्टर में निकाल लिया डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिला के उसका वेक्टर वैल्यू निकाल लिया। निकालने के बाद में पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट से क्रैंक गियर, क्रैंक पुली कहते हैं जिसे, क्रैंक पुली से चेन, चेन से, ठीक है ना, चेन से व्हील, सही है, और वापस व्हील से ऊपर बैठी हुई बॉडी। अगर बाय द वे इन सबका सम 0 आ गया, ठीक है ना, तो 100% जो भी मोटरसाइकिल तैयार होगी या जो भी टू व्हीलर तैयार होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन लेस होगा। क्योंकि अगर बाय द वे अगर ये 0 नहीं आया, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा बच गया। अगर बाय द वे इन सबका सम 0 नहीं आया तो 100% कुछ ना कुछ बच गया, और बच गया तो किसके तौर पे निकलेगा, या तो नॉइज में निकलेगा या वाइब्रेशन में निकलेगा। और अगर 0 आ गया तो ऑटोमेटिकली सब एक दूसरे को नलीफाई करते जा रहे हैं। नहीं आया समझ में? हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कह रहे हैं एनीवे छोड़ो ना, आप तो है ना, ये तो समझ में आ गया ना, बाकी अपन कल चर्चा करते हैं।